एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो हम डिस्कशन में लेने वाले हैं वो ओल्ड सिलेबस के 4 टॉपिक्स। पहला है कोस्ट ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, फिर सॉक्स ऑडिट और सीआईएस एनवायरनमेंट, जो सिर्फ ओल्ड सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है। वो चारों अभी डिस्कशन में लेने वाले। फर्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट के लिए शेयर होल्डिंग, जो सीरीज जो मैं रेफर कर रही हूँ यहाँ पे पंकज गागु सर का जो स्कैनर है उससे रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन और शेयर होल्डिंग के लिए बोला है कि अगर कोई भी मेंबर है, ठीक है, सेक्शन 5 में बोला है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि लाइबिलिटी मेंबर्स के लिमिटेड है, वो पर्सन अगर क्या करना चाहता है, शेयर होल्ड करना चाहता है, तो अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी में वो कितना शेयर होल्ड कर सकता है बता रखा है 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स और वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ 1000 विच मैक्सिमम, मतलब इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए उसकी शेयर होल्डिंग, ठीक है, ये बता रखा है। फिर आ जाता है द ऑडिटर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विल बी कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ, अभी ऑडिटर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि कोई प्रोविजन ब्रीच तो नहीं हुआ है। फिर आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शन इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसको कहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली देखो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही जगह होना चाहिए जहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट सेफ है, इन्वेस्टमेंट लॉस में ना चला जाए। तो उसके लिए बोलते हैं या तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो बना हुआ है किसमें 1882 के सेक्शन 20 में, सेक्शन 20 में जो डिफाइन है उन सिक्योरिटीज में आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो सिक्योर है, जिनके ऊपर क्या अपने को मिलने वाला है, प्रॉफिट ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन द फंड एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट तो आ जाता है सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेकंड आ जाता है इसमें सेक्शन 20 जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में बता रखा है, फिर आ जाता है जो शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स है, अदर देन सोसाइटी विद द लिमिटेड लायबिलिटी, जो लिमिटेड लायबिलिटी पर्पस से बनी हुई सोसाइटी है, ठीक है, अदर देन सोसाइटी विद लिमिटेड लायबिलिटी में कोई भी शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स है, ठीक है। फिर आ जाता है कोऑपरेटिव बैंक जो अप्रूव्ड किसने कर रखा है, गवर्नमेंट ने। और फिर फाइनली आ जाता है इन एनी अदर मनी परमिटेड, अदर जो मनी परमिटेड है बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर अपना एक क्वेश्चन आ जाता है स्टेट द स्पेशल फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, जिसमें टोटल कितने पॉइंट्स है अपने पास में, 10 पॉइंट्स है। हर पॉइंट का कंटेंट भी थोड़ा डिस्कस करूंगी। जैसे फर्स्ट आ जाता है एग्जामिनेशन ऑफ द ओवरड्यू डेप्ट। देखो एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्ट में आपको देखना है कि जो 6 महीने से पुराना वाला डेप्ट है वो अभी तक ओवरड्यू तो नहीं है, एज ऑडिटर चेक करो। फिर जो है ओवरड्यू इंटरेस्ट डेप्ट में आपको क्लासिफिकेशन भी देखना है, जैसे प्रोविजनिंग है तो प्रोविजनिंग बना रखी है नहीं, प्रॉपर क्लासीफाई कर रखा है नहीं, और ओवरड्यू इंटरेस्ट में पुराना कोई एक्रूड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पड़ा हुआ है तो देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैड डेब्ट्स की रिकवरी, जो रिजर्व फंड वगैरह हुआ है उससे बैड डेब्ट्स को हटाया है कि नहीं हटाया है, रिकवर्ड बैड डेब्ट्स होने के कितने बैड डेब्ट्स हो गया, तो अब रिकवर होने के चांसेस नहीं है, अगर नहीं है तो रिजर्व फंड वगैरह में से उसको डिडक्ट किया है कि नहीं किया है, बैड डेब्ट्स फंड में से डिडक्ट किया है कि नहीं किया है, सर्टिफाइड एज बैड डेब्ट्स, ये सब बताया। फिर आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज में सारे वैल्यूएशन के नॉर्म्स आपको चेक करने हैं, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जनरल प्रिंसिपल क्या लगेगा एसेट्स के ऊपर, एसेट्स की लायबिलिटी की वैल्यूएशन वगैरह देख लोगे, फिक्स्ड एसेट्स है तो डेप्रिसिएशन वगैरह देख लोगे, कॉस्ट देख लोगे, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये सब देख लोगे, ठीक है। एडियरेंस ऑफ द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, ऑब्वियसली जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिव है, वो पर्टिकुलरली फॉलो हो रहा है कि नहीं वो तो देखना ही है। वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, मैं क्विक रिवीजन लेने वाली हूँ, ठीक है ना, हमें जितना जल्दी हो सके ना इन चैप्टर्स को खत्म करना है। लास्ट में रिवीजन में इस बार नहीं करवाऊंगी, 2-3 मिनट्स वाला जो होता है, तो उसी हिसाब से अपन फटाफट करते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, सारे एक्ट के रूल्स वगैरह जो है वो फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, जिस पर्पज के लिए बनाया है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, वो सारा देखना है। फिर एनफ्रेंचमेंट अगर किसी भी प्रोविजन का है, बायलॉज वगैरह का है, तो पॉइंट आउट बाय द ऑडिटर। वेरिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स रजिस्टर, एग्जामिनेशन ऑफ देयर पासबुक, अगर मेंबर्स वगैरह ने कोई लोन्स वगैरह ले रखा है तो वो भी एक बार चेक कर लो कि ऐसा तो कहीं नहीं है कि मेंबर्स वगैरह ने कोई लोन्स वगैरह ले रखा है, ठीक है। लोन्स गिवन और रीपेमेंट, कंफर्मेशन ऑफ द लोन्स। फिर स्पेशल रिपोर्ट्स ऑफ द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का जो स्पेशल रिपोर्ट है, सम सीरियस इरेगुलरिटीज अगर कुछ दिखती है, ठीक है, देखो इरेगुलरिटीज होगी तो आपने रजिस्ट्रार को क्या किया होगा, इन्फॉर्म तो किया होगा, तो कुछ अगर सीरियस इरेगुलरिटी इन द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, स्पेशल मैटर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप हमेशा ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहे हो यहाँ। फिर जो ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी, ये तो क्या आफ्टर ए जजमेंट ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सोसाइटी, जो ऑडिटर है वो उसको क्लासीफाई करेगा, अवॉर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी, जजमेंट इज द बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड, जो भी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है, ठीक है। फाइनली एक आ जाता है डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द मैनेजिंग कमिटी। आपको पता होगा आज तक कभी आपने रिपोर्टिंग में ये फीचर देखा है कि रिपोर्ट करने से पहले आप अपनी ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट
फाइनल ऑडिट रिपोर्ट नहीं बोल रही, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट से पहले एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, जो बनानी पड़ती है स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी में। स्पेशली बोल रखा है कि इस ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट को आप डिस्कस करो, किसके साथ में डिस्कस करो, आप मैनेजिंग कमिटी के साथ में, और देन आप फाइनल रिपोर्ट बनाओ। तो ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक स्पेशल फीचर है कि जिसमें ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ बनानी नहीं है, डिस्कस करनी है मैनेजिंग कमेटी के साथ में, और उनके रीजंस वगैरह सब कुछ कंसीडर करने के बाद में आपको फाइनल रिपोर्ट बनानी है। ओके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट में आप ये ध्यान में रखेंगे। देन आ जाता है अपन एक क्वेश्चन है जिसमें सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग सबमिशन ऑफ स्पेशल रिपोर्ट, ऐसे कब होगा कि आपको स्पेशल रिपोर्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी। देखो पर्सनल प्रॉफिट, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आपस में उनको क्या करना था, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपस में कोऑपरेशन करना था, बजाय ऐसा कोई पर्सन है जो कि पर्सनल प्रॉफिटियरिंग के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो पर्सनल प्रॉफिटियरिंग बाय द मेंबर्स, या फिर जो कोई भी फ्रॉड वगैरह मिल जाता है, डिटेंशन ऑफ फ्रॉड मिल जाता है, मिसमैनेजमेंट अगर हो रहा है सोसाइटी में, तो स्पेशल रिपोर्ट बनाओ। ये स्पेशल ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें स्पेशल रिपोर्ट की जरूरत पड़ी। ठीक है, या फिर रेकलेस एडवांसिंग, मतलब रिकवरी का पता नहीं लेकिन हम तो लोन दिए जा रहे हैं, रेकलेस एडवांसिंग है, बिना प्लानिंग की, नेग्लिजेंट है, कोई नेग्लिजेंस अबाउट द रिकवरी ऑफ द एडवांसिंग, अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको क्या करना है, सर्कमस्टांसेस जिसमें स्पेशल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आपको सीरियस इरेगुलरिटीज दिख रही है। ठीक है, फिर आ जाते हैं मैटर्स टू बी रिपोर्टेड इन द ऑडिट रिपोर्ट, ऐसे कौन से मैटर्स है जो कि रिपोर्ट करने हैं ऑडिट रिपोर्ट में। P&L बताओगे, बैलेंस शीट बताओगे, कैश फ्लोज वगैरह के बारे में बताओगे, इसके अलावा आप कोई अदर मैटर्स है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो भी ऑब्टेन किया है वो प्रॉपर है कि नहीं ये भी लिख के बताओगे, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रॉपर है कि नहीं, जो भी क्वालिफाइंग ऑब्जर्वेशन, अगर आपने कुछ ऑब्जर्व किया है, आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो तो बताना ही है। ठीक है, फिर आ जाता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, स्केड्यूल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, लिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द स्केड्यूल। यहाँ पे बता रखा है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या हो, ऑडिटर हो। ठीक है, फिर यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 में बनी हुई है, इज रिक्वायर्ड टू अटैच इज स्केड्यूल्ड, एक स्केड्यूल्ड बता रखा है जो अटैच करना पड़ता है, गिविंग क्राइटेरिया ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अब वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है, सबसे पहले तो सारे ट्रांजेक्शन, स्केड्यूल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट बनेगा ये स्केड्यूल। पहला तो जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह विच अपीयर्स टू बी कॉन्ट्रेरी, जो ट्रांजेक्शंस कैसे लग रहे हैं, कॉन्ट्रेरी लग रहे हैं। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ द एक्ट वगैरह, या फिर ऐसे सम्स जो कि क्या लग रहा है, आउट टू हैव बीन, ऐसा होना चाहिए था कि वो इंक्लूड हो पर नहीं इंक्लूड करेगा, आउट टू हैव बीन इंक्लूडेड बट नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, आउट टू मतलब शुड बी, तो शुड बी इंक्लूडेड बट नॉट इंक्लूडेड। या फिर ऐसा है कि पोटेंशियल कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी वगैरह है जो कि रिकवर होने में टाइम लेती है, मतलब नहीं रिकवर होने वाली है, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है, तो उसको भी स्पेशली आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्केड्यूल्ड में ये बता रखा है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो बताओ, कोई ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कॉन्ट्री लग रहे प्रोविजन से तो बताओ, या फिर कोई ऐसा सम है जो कि अकाउंट फॉर सही नहीं हुआ है तो वो बताओ, अकाउंट फॉर होना चाहिए नहीं हुआ है वो बताओ, कोई भी मटीरियल इरेगुलरिटी में, छोटी मोटी गलती की बात नहीं कर रही हूँ, मटीरियल इरेगुलरिटी है, इम्प्रॉपरिटी है किसी भी एक्सपेंडिचर में, जानबूझ के हर कुछ एक्सपेंडिचर कर रखा है। ठीक है ना, और रियलाइजेशन ऑफ मनी वगैरह में, तो आपको वो भी क्या करना है, वो स्केड्यूल में बता रखा है और आपको रिपोर्ट में भी इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, लिस्ट आउट द स्केड्यूल ये है, और अदर कोई भी मैटर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर स्केड्यूल्ड में कुछ भी रेगुलरिटी नहीं मिलती है तो हमको रिपोर्ट करना ही नहीं है ना, हमको नील रिपोर्ट फाइल करनी है। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको नील रिपोर्ट फाइल करनी है। नील रिपोर्ट मतलब आपको बताना है कि इसमें कुछ भी गलती नहीं है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो एक फाइल करो रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन आपको रिपोर्ट तो फाइल करनी ही है इस स्केड्यूल के मैटर्स पे। क्या क्या मैटर्स थे, पहला ट्रांजेक्शन जो थे वो कॉन्ट्रेरी नहीं है या कॉन्ट्रेरी है, फिर सारे सम जो है आउट टू बी इंक्लूडेड और इंक्लूड हुए कि नहीं हुए, कंप्यूट किया उनको। फिर तीसरा था प्रॉपर्टीज वगैरह, जो थर्ड में बता रखा है कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है जो इरेगुलर रिकवरी में उनके कोई प्रॉब्लम है तो वो देखना था, मटीरियल इरेगुलरिटी भी देखनी थी, और फाइनली अदर कोई मैटर्स। ठीक है, अब बताते हैं एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से कौन कौन से एस्पेक्ट्स है जो कि कवर अप करने हैं। फर्स्ट हो जाता है इसमें, एज पर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल 2002, एवरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद रिस्पेक्ट टू सारे सम्स जो कि मनी रिसीव किए, एक्सपेंड किए, सेल्स और परचेज ऑफ द गुड्स, एसेस लायबिलिटीज, सिंपल है, सेल्स परचेज एसेस लायबिलिटी जो भी मनी रिसीव एक्सपेंड किए। अदर कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बोल रखा है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पर्टिकुलर्स, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, ये सभी बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एक बार तो पूछा था कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और दूसरी सेकेंड टाइम जो पूछा था एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मटीरियल मेंटेन बाय ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारे मनी रिसीव करना, एक्सपेंड करना, सारे
सेल्स परचेजेस ऑफ गुड्स, एसेट लाइबिलिटी और अदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोडक्शन वगैरह का, ठीक है। फिर आ जाता है शॉर्ट नोट ऑन द पावर्स टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी शॉर्ट नोट बताना अपने को कि जो पावर्स और ड्यूटीज, एक बात है इसमें कि इंस्पेक्शन इंक्वायरी क्या इसमें जो करनी है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल होती है। यस, तो अगर इंस्पेक्शन इंक्वायरी होगी तो उससे पहले नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अप्लाई करेंगे, तब जाके रजिस्ट्रार जो होगा वो इंक्वायरी के लिए बोलेगा, ठीक है। 1/3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 1/5 मेंबर में से कोई फाइल करता है। अगर इंस्पेक्शन इंक्वायरी हुआ है तो ऑडिटर का क्या पावर है वो आ जाता है। 143 सबसेक्शन 3 के जो ऑडिटर के पावर है वो एज इट इज रहेंगे। एज इट इज में अपन क्या करते थे, ABCD एक मेमोरी ट्रिक, मैंने आपको, अगर आपने मेरा 143 सबसेक्शन 3 वाला लेक्चर देखा होगा बहुत पहले जो मैंने रिकॉर्ड किया था ऑडिटर्स की ड्यूटीज़ वाला, तो उसमें ABCDE ये वाली मैंने मेमोरी ट्रिक दी थी। इसमें A से एडवांसेस था, B से बुक एंट्रीज जो बता रखी है, लोन्स एडवांसेस जो है प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं है, ऐसे। B से बुक एंट्रीज जो फिक्टिशियस बता रखी थी। C4 हमने देखा था कैश वगैरह जो अपने को प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर D4 डिपॉजिट्स, लोन्स को डिपॉजिट्स बता रखा है। E4 जो भी अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स अगर कर रखे हैं, ठीक है, तो वो सारे हमको क्या करने पड़ते थे, रिपोर्ट इंक्वायर करने पड़ते थे, इंक्वायर रिपोर्ट नहीं, इंक्वायर करना पड़ता था, ठीक है। तो वो सारा यहाँ पर भी अपने को इंक्वायर करना है एज एन ऑडिटर, ये ड्यूटी तो आपकी है। फिर जो सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट के लिए कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो वारंट करते हैं, यहाँ पे आ जाता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स। सारे साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के बारे में इंक्वायरी कर लो, सारा मैनेज्ड प्रॉपर हो रहा है ये देख लो। सेक्शन 77 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करता है, ठीक है, कि स्पेशल ऑडिट करवानी है। अगर ऐसा लगता है उसको कि मैनेज प्रॉपर नहीं हो रहा है या प्रिंसिपल बिजनेस जो है वो ही अफेक्ट हो गया है, कुछ उसमें कॉन्ट्रेरी है, या सॉल्वेंसी पोजीशन, सॉल्वेंसी मतलब एसेट्स जो है वो लायबिलिटी से कम, ठीक है। सॉल्वेंसी मतलब हमेशा क्या होनी चाहिए, एसेट लायबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन सॉल्वेंसी पोजीशन ही इंडेंजर है, मतलब ऐसे जो लायबिलिटी से भी काम दिख रही है, ऐसा कुछ भी होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि स्पेशल ऑडिट करवाओ, अगर ऐसा कुछ भी सर्कमस्टांसेस लग रहा है तो। ये हो गया अपना ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बैक टू बैक अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या, ऑडिट ऑफ कोस्ट ऑडिट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कोस्ट ऑडिट थोड़ा सा बड़ा रहेगा बट इट्स ओके। देखो कोस्ट ऑडिट में सबसे पहले मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ कोस्ट ऑडिट। कोस्ट ऑडिटर के जो सबसे मेन 2 फंक्शंस होंगे, ठीक है, जो हमेशा ध्यान में रखना है। पहला तो हो जाएगा कि कोस्ट ऑडिट स्पेशल वेरीफाई करना है कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, और सेकंड इसमें आ जाता है एग्जामिन करना है कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इंश्योर करने के लिए एडहेयर्स टू द कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है वेरीफाई करो कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी, और सेकंड इसमें आ जाता है एग्जामिन करो कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इंश्योर करने के लिए कि वो कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स वगैरह है वो फॉलो करें कि नहीं। फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस 148 सेक्शन के लिए रेफर करना पड़ेगा। कोस्ट ऑडिटर के लिए वो पूरा डिफरेंट सेक्शन है, जो कि एज ए ऑडिटर आप चेक करोगे कि कोस्ट ऑडिट करवाए कि नहीं करवाए। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपको रिपोर्ट वगैरह देना पड़ता है। 148 सबसेक्शन 1 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही आपका रेम्यूनरेशन भी डिसाइड करेंगे, ठीक है। उस मैनर में जिसमें मेंबर्स बताएंगे 30 दिन में आपको रिपोर्ट करना है अलोंग विथ सच इन्फॉर्मेशन वगैरह। A company within 30 days from the date of receipts of copy of cost audit report furnish central government with such along with full information explanation। सॉरी, आपको 30 दिन में नहीं, कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन में वो ऑडिट रिपोर्ट बताना है। अब इसमें मेन जो चीज आ जाती है वो है पर्पजेस ऑफ द कोस्ट ऑडिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा हुआ है। पर्पजेस क्या है, तो इसके लिए एक मेमोरी ट्रिक देती हूँ मैं, 2 times IPC। अच्छा, इस मेमोरी ट्रिक में क्या है, देखो यहाँ नहीं दिख रहा है ना, हम 2 टाइम IPC, 2 टाइम से T 2 बार है, T से आ जाता है एक तो टैक्स और एक आ जाता है ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है। फिर I से आ जाता है अपने पास में इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। फिर P से आ जाता है प्राइस फिक्सेशन, प्राइस फिक्सेशन। और C4 आ जाता है अपने पास में कोस्ट वेरिएशन विद द इंडस्ट्री, कोस्ट वेरिएशन, ठीक है। तो 2 टाइम्स 2 बार T आया, एक तो है टैक्स
ट्रेड डिस्प्यूट और एक टैक्स असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट सिंपल है, फैसिलिटेट करेक्ट टैक्स है कि नहीं है। ट्रेड डिस्प्यूट्स जो वगैरह है तो क्लेम वेजेस वगैरह का भी हो सकता है, सैलरीज वगैरह का, और कोई ट्रेड डिस्प्यूट है तो वो सेटल करने के लिए भी कॉस्ट ऑडिट क्या काम में आते हैं। फिर आ जाता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। पता चल जाएगा ना कॉस्ट ऑडिट करके मैनेजमेंट जो है वो इनएफिशिएंट है, तो डिसीजन लेने में फिर से क्या होगी, आसानी होगी। फिर आ जाता है कि क्या नेसेसरी एक्शन वगैरह लेने, ठीक है। फिर हमने देखा था इधर 2 टाइम्स IP4 क्या था, प्राइस फिक्सेशन। ऑब्वियसली प्राइस को फिक्स करने में अगर कॉस्ट ऑडिट करवाएंगे तो पता चलेगा एक्चुअल कॉस्ट क्या है, उस अकॉर्डिंग मार्जिन ऐड करके प्राइस फिक्स होगी। प्राइस फिक्सेशन में तो ऑब्वियसली काम आएगी ही, ठीक है। फिर फाइनली आ जाता है इसमें सी, कॉस्ट वेरिएशन इन इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑडिट करवाए डिफरेंट, इस इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑडिट करवाए डिफरेंट, डिफरेंट है तो पता तो चल रहा है ना कि यहाँ पे कितना यूनिट टू यूनिट वेरिएशन कितना है, प्रोडक्ट में वेरिएशन कितना है, इंडस्ट्री में हर एक कॉस्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कॉस्ट में वेरिएशन कितना है। तो कॉस्ट ऑडिट जो है वो इसेंशियल फॉर द इंडस्ट्री के लिए, जिससे पता चला एक्चुअल कॉस्ट का वेरिएशन सिग्निफिकेंट अगर है तो, कई वेरिएशन यूनिट टू यूनिट चल रहा है तो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आ रहा है, एडवांटेजेस ऑफ द कॉस्ट ऑडिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एडवांटेजेस किस किस के लिए आपको पता है, एडवांटेजेस भी यहाँ पर, एडवांटेज गवर्नमेंट के लिए अलग है, क्रेडिटर्स के लिए अलग है, शेयर होल्डर्स के लिए अलग है, और मैनेजमेंट के लिए अलग है, सोसाइटी के लिए अलग है, शेयर होल्डर के लिए अलग है, गवर्नमेंट के लिए अलग है। 4 लोगों के लिए एडवांटेजेस यहाँ पे बताया बस, ठीक है। सबसे फर्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट के लिए। ऑब्वियसली मैंने पहले ही बता दिया कि करेक्टिव एक्शंस वगैरह लेने के लिए। सोसाइटी के लिए उसको फिक्स प्राइस तो पता चले, सोसाइटी को सही प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो पर्पसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस फॉर द सोसाइटी, इंक्रीज द, अगर सोसाइटी जो है वो ज़्यादा कॉस्ट मतलब इंक्रीज होने नहीं देंगे, एक्सप्लॉयटेशन से रोका जा सकता है, सेव कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। शेयर होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर को पता तो चले कंपनी की वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है शेयर होल्डर के लिए कि अगर कंपनी में जो मटेरियल, लेबर, वेजेस, ओवरहेड वगैरह है, यूनिट टू यूनिट अगर सही चल रहे तो कंपनी इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली काम कर रही है, ठीक है। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी, रिटर्न कितना मिलने वाला है, डिविडेंड कितना मिलने वाला है कंपनी के ऊपर, वो सारे शेयर होल्डर को पता चल जाएगा। तो शेयर होल्डर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फाइनली गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए देखो, एक तो हेल्दी कंपटीशन हो, ठीक है, ये देख सकते हो। उसके अलावा कोई भी अगर इनएफिशिएंट यूनिट्स वगैरह है तो वो पता चल जाएगा कॉस्ट ऑडिट करवाने से, ठीक है, गवर्नमेंट को कि इसके लिए क्या एक्शन लेना है। फिर ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए भी गवर्नमेंट के काम में आता है, और ऑटोमेटिक चेक है एक तरह से, तो गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है एडवांटेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डिस्कशन में चल रहे हैं, ठीक है ना। मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। अगर ये आप तुक्के में भी लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, वैसे तुक्के में लिखने के लिए बात नहीं है, हम एक अच्छे से इसको मेमोरी ट्रिक से ही देखते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में अपन देखते हैं। हम सबसे पहले जब कोस्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर ओवरहेड, फिर इनडायरेक्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस वगैरह, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से प्रोग्राम में भी यही है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट मटेरियल का जो भी अकाउंटिंग का मेथड है, फिर वेजेस वगैरह की रिकॉर्डिंग कैसे कर रखे, फिर ओवरहेड का अलोकेशन, क्लासिफिकेशन कैसे, इनडायरेक्ट कोई भी एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वगैरह है तो वो कैसे, ठीक है। फिर मेथड ऑफ स्टॉक टेकिंग एंड वैल्यूएशन, फिर डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा, फिर कॉस्ट का मेथड, कॉस्ट यूज का मेथड, बजटरी कंट्रोल। तो ये सारा प्रोग्राम में क्या अपन करेंगे, फर्स्ट तो रिव्यू ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए ये सारे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रिव्यू करेंगे। फिर सेकंड में अपन क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कॉस्ट स्टेटमेंट एंड अदर डेटा। यहाँ था ना ऑडिट प्रोग्राम में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, तो फर्स्ट तो अपन ने सारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स को अपन ने क्या कर दिया, रिव्यू कर लिया। अब हम क्या करने वाले, यहाँ पे वेरीफाई करने वाले कॉस्ट स्टेटमेंट एंड अदर डेटा। तो यहाँ पे कॉस्ट स्टेटमेंट में क्या क्या हम रिव्यू करने वाले, इसमें आ जाता है सबसे पहले ये आर में लेती हूँ, ठीक है। इसकी मेमोरी ट्रिक आ रही है। आर से क्या क्या आ जाता है, आर से रेशो आ जाता है, रिकरिंग एक्सपेंसेस आ जाता है, आर से प्रोडक्शन, वैसे ये पी से है पर ये समझो प्रोडक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। फिर आ जाता है सेल्स रियलाइजेशन, आर से रियलाइजेशन, क्या रियलाइजेशन, सेल्स रियलाइजेशन। फिर आ जाता है रिकंसिलिएशन, आर से रिकंसिलिएशन। कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना, एकदम तो तुक्के में नहीं जा सकते, तो इसीलिए हमने कुछ कुछ याद करने का ट्राई किया है, ठीक है। याद किया है कि नहीं, पर याद करने का ट्राई जरूर किया है। फिर सेल्स रियलाइजेशन, एबनॉर्मल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो क्या क्या है, वेरीफाई करने के लिए कॉस्ट स्टेटमेंट अदर डेटा में, आर फॉर फाइनेंशियल रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियोज, फिर प्रोडक्शन डेटा, फिर
जो भी मटेरियल एक्चुअल एक्सपेंसेस वगैरह है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल वगैरह है, फिर सेल्स रियलाइजेशन, एबनॉर्मल नॉन रिकरिंग आइटम्स, रिकंसिलिएशन ऑफ द फाइनेंशियल बुक्स और अदर फैक्टर्स में आ जाता है। brought into the cost audit program include system of cost accounting, range of products, areas to be covered, indicating allocation of manpower and the time to be taken computing the audit। ठीक है, तो ये सारा अपना जाता है वेरिफिकेशन ऑफ कोस्ट स्टेटमेंट। फिर हम आ जाते हैं रेफरेंसेस टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कोस्ट ऑडिट हाँ अगर हम पढ़ रहे तो देखो इसमें क्या, एनेक्स टू द कोस्ट रिपोर्ट फॉर्म CRA3, ये जो फॉर्म CRA3 है ना, इसमें एनेक्स्ड करना है। क्या क्या एनेक्स्ड करना है वो देखो, रेफरेंस टू फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या क्या एनेक्स्ट करेंगे। पहला तो रिकंसिलिएशन ऑफ द प्रॉफिट, ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्टिंग प्रॉफिट जो दोनों है उसको रिकंसाइल करने का स्टेटमेंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, एक वैल्यू एडिशन वाला जो स्टेटमेंट है। ठीक है, और एक आ जाता है फाइनेंशियल पोजीशन जो अपने को दिख रही है। ठीक है, रेशियो एनालिसिस जो है, तो ये सारा अपने क्या होगा, CRA3 फॉर्म के अंदर हमको एनेक्स्ट करना पड़ेगा, एनेक्शर है ये। अब आ जाते हैं ट्रू एंड फेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। या कॉस्ट, अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू है, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही चेक करके आपको अपना ओपिनियन बनाना है, तो आप क्या चेक करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम चेक करेंगे, सबसे पहले तो डिटरमाइन करेंगे कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सॉरी कॉस्टिंग प्रिंसिपल, मैं अकाउंटिंग पे आ गई, सॉरी। देखो हम क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू जब भी बात आती है तो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे चले जाते हैं। यहाँ पे क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है कॉस्टिंग रखी है कि नहीं। फिर आ जाता है इसमें एप्लीकेबल कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, मटीरियलिटी, कंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ द कॉस्टिंग सिस्टम अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह जो है वो प्रॉपर मेंटेन किया है कि नहीं किया है, जो प्रायर पीरियड आइटम्स है उनको एलिमिनेट किया है कि नहीं मटीरियल में से, उसको एडजस्ट कैसे किया है। एबनॉर्मल वेस्टेज, मटीरियल है तो एबनॉर्मल वेस्टेज होगा ना, मटीरियल में से कुछ तो एबनॉर्मल कुछ नॉर्मल वेस्टेज निकलेगा ही। ठीक है ना, यूँ तो है नहीं कि जितना प्रोडक्ट आपने रॉ मटेरियल में इनपुट किया था उतना का उतना आउटपुट मिल जाएगा कि आपको एबनॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज, ये सब भी तो अपने को देखना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ये सब भी चेक करोगे। ठीक है, एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स का, इसका जो प्रैक्टिस मैनुअल में आंसर है वो बहुत ही इलॉजिकल आंसर है। उसमें रिकंसिलिएशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, इनफैक्ट अपने मॉड्यूल में भी रिकंसिलिएशन का कोई स्टेटमेंट नहीं है, मैं मॉड्यूल देख चुकी हूँ। ठीक है, बट अगर यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, नवंबर 10 में आया हुआ है 4 मार्क का क्वेश्चन, तो हम एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपने ऑन पे भी बनाए ना, तो कैसे बनाएंगे, जो कि हमको पीजी सर ने भी बता रखा है, जो भी प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग है, फिर ऑडिट, जो भी ऑडिटेड प्रोडक्ट अनऑडिटेड प्रोडक्ट है वो सब लिखे, ऐड कर लेना ऐसी इनकम जो कि कंसीडर करनी चाहिए थी नहीं की, लेस कर लेना ऐसे एक्सपेंसेस जो कि करने चाहिए थे नहीं किए। ठीक है, फिर क्या करना, जो भी डिफरेंस है वेरिएशंस वगैरह, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल में और कॉस्टिंग में वो देख लेना और फाइनली एडजस्ट कर लेना। मतलब ऐसे इनकम्स जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में, क्योंकि आप क्या लेके चल रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग लेके चल रहे हो, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि फाइनेंशियल में तो एक्सपेंस मान लिए, कॉस्टिंग में नहीं माने तो अभी मान लो, और ऐसी इनकम्स जो कि फाइनेंशियल में तो इनकम मान ली लेकिन कॉस्टिंग में नहीं मानी तो अभी मान लो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ, प्रॉफिट डिजिटल का रख दिया मैंने, तो कोई नहीं, अभी खत्म होने वाला है अपना लेक्चर। या स्टडीज हियर, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम और क्या लेस कर रहे हैं। तो प्रॉफिट में ऐड तो हम लोग कर रहे हैं जो भी इनकम जो कंसिडर नहीं की और करनी थी, ठीक है, और लेस करें जो भी एक्सपेंसेस जो कि लेस करने चाहिए थे नहीं किए। फिर फाइनली जो भी एडजस्टमेंट्स डिफरेंसेस वगैरह है वो देखिए, उसमें और कुछ अगर एडजस्टमेंट है तो क्या, तो कहने लगे। अब एक्चुअली क्या है कि जो इसमें आंसर है, क्या बोलते हैं अपने प्रैक्टिस मैनुअल में, उसमें थ्योरी लिख रखी है स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, जो प्रॉफिट एंड लॉस उसको बना दो, डेट्स वगैरह देख लो, वेजेस देख लो, ये देख लो, वो देख लो। ठीक है, तो मेरे को उसका कोई सेंस नहीं लगा तो मैंने अभी इसको नहीं पढ़ा। मतलब मैंने भी पीजी सर का जो है वही मटेरियल रेफर, वही क्वेश्चन का आंसर रेफर किया। फिर आ जाता है हमारे पास में कॉम्पोजाइट ऑडिट। ये बताओ कि जो कॉम्पोजाइट ऑडिट मतलब आ जाता है फाइनेंशियल ऑडिट और एक है कॉस्ट ऑडिट। तो क्या ये दोनों जो है कॉस्ट ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट जो दोनों है, तो ऐसा अगर आपको क्वेश्चन मिले
कि क्या ये दोनों का पर्पस एक ही है, तो ऑब्वियसली इनका पर्पस ही अलग है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्या ये दोनों एक साथ हो सकती है, कॉम्पोजिट मतलब एक साथ करने वाली ऑडिट, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है कि आप मर्ज कर लो कॉस्ट ऑडिट को फाइनेंशियल ऑडिट के साथ में? देखो नहीं कर सकते मर्ज। फाइनेंशियल ऑडिट का अपना एक महत्व है, कॉस्ट ऑडिट का अपना महत्व है। फाइनेंशियल ऑडिट ट्रू एंड फेयर व्यू किस पे देने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देने के लिए करते हैं, जबकि कॉस्ट ऑडिट अपन किसके लिए करते हैं, ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होती है। इंटरनल मैनेजमेंट को पता चले कि हम एफिशिएंटली काम करें कि नहीं, इकोनॉमिकली काम करें कि नहीं, ऑपरेशन सही चल रहा है कि नहीं, उसलिए होती है। तो इन दोनों का आप कंपोजिट ऑडिट कैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है कि जो वेरी डिफिकल्ट है टू रिकंसाइल करना ऑडिट रिपोर्ट को किसके साथ में, कॉस्ट रिपोर्ट के साथ में, बिकॉज ऑब्जेक्टिव ही दोनों का क्या है, अलग अलग है, ठीक है। हाँ, रेफरेंस हो सकता है एक दूसरे का, पर ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी चाहिए वो कर दो। फिर आता है कोस्ट स्टेटमेंट, ये भी मई 12 में पूछा हुआ 4 मार्क का क्वेश्चन है। कोस्ट स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? फॉर्म CRA 1 में बता रखा है, प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 में स्टेट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोस्ट स्टेटमेंट। क्या क्या बता रखा है इसमें? कोस्ट स्टेटमेंट में क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जैसे एक्साइज ड्यूटीज वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह ये बता रखा है। सैंडविच वेट की इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो एडजस्टमेंट है वो बता रखे हैं कोस्ट स्टेटमेंट में। साथ में एक से ज्यादा अगर अपने प्लांट या एक से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं तो बोल रहे हैं कि इसके लिए क्या करो, एक सेपरेट कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है, पर्टिकुलर हर एक के लिए। फिर इसमें ये बता रखा है कि और जो एडजस्टमेंट पर यूनिट करने, मार्जिन जोड़ना है, कितना टोटल कॉस्ट में, सब्सिक्वेंट प्रोसेस क्या करना है, एवरीथिंग यू शुड बी एडजस्ट हियर इन कॉस्ट स्टेटमेंट, यू शुड राइट एवरीथिंग इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर और रेगुलेटेड सेक्टर की कॉस्ट ऑडिट, सॉरी कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिट नहीं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। अब इसमें सबसे पहले तो अगर रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है तो अपन हम ऐसे देख लेते हैं। हम क्या देखेंगे कि जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है उसमें 100 करोड़ और मोर अगर टर्नओवर हो जाता है तो हमको क्या करनी है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने, ऑडिट करवानी। और 35 करोड़ अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का या इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल फैक्ट्री का अगर क्या हो जाता है, टर्नओवर हो जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, ऑडिट करवानी। ये था नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर के लिए क्या बोला है, 50 और 25 का क्राइटेरिया। देखो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए क्या क्राइटेरिया था, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए 100 और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए 125 का क्राइटेरिया था, सॉरी 35 का क्राइटेरिया था, ठीक है। और रेगुलेटेड सेक्टर के लिए 50 और 25 का क्राइटेरिया। टर्नओवर का ही देखेंगे, टर्नओवर इक्वल और मोर बोल रखा है, मतलब इक्वल भी होगा तब भी आपको कॉस्ट रिकॉर्ड रखने ही है। तो 100 और 35, 100 किसके लिए टोटल और 35 इंडिविजुअल, ये कहाँ पे, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में। रेगुलेटेड सेक्टर में क्या बोला है, 50 और 25। 50 तो ओवरऑल टर्नओवर अगर एक्सीड करता है तो, और 25 अगर इंडिविजुअल एक्सीड करता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर ये सब जो लिख रखा है, ठीक है, रूल 3 में, इसमें एक बात ये है कि रेगुलेटेड सेक्टर बोलते किसको है, तो शुगर इंडस्ट्रीज वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ पर्टिकुलर नाम दे रखे हैं जिनको हम रेगुलेटेड सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और उन्हीं के ऊपर ये रेगुलेटेड सेक्टर वाला क्राइटेरिया लगेगा, बाकी सबके ऊपर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर वाला क्राइटेरिया लगेगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू द क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है वैसे तो, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। अब हम आ जाते हैं कोस्ट रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के लिए आपको अगर कोस्ट रिकॉर्ड्स रखना है तो परचेज एंड सेल ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, जो भी रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है या जो भी प्रोसेस है मटेरियल वगैरह, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट का यूटिलाइजेशन है, टेक्निकल नाउ हाउ, सप्लाई ऑफ यूटिलाइजेशन एनी अदर सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल मैनेजर एंड एनी अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज है, परचेज एंड सेल ऑफ द कैपिटल गुड्स है जैसे प्लांट एंड मशीनरी, अदर पेमेंट्स है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड रनिंग ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। तो कोस्ट रिकॉर्ड्स में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आप चाहे तो कैपिटल गुड्स सप्लाई कर रहे हो, चाहे तो सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल या मैनेजरियल अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, या फिर सप्लाई ऑफ यूटिलिटीज या अदर सर्विसेज है,
प्लांट मशीनरी नाउ हाउ का यूटिलाइजेशन है, चाहे कैपिटल गुड्स का परचेज करना है रिलेटेड पार्टी से, ठीक है, कुछ भी है ट्रांजेक्शन, तो स्पेशल चेक करना है, CRA 1 के अंदर स्पेशल रिपोर्ट करना है किसको, ऑडिटर को, ये इसमें बता रखा है। फिर इसमें कॉस्ट रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द बाई प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है, अगर पर यूनिट प्रोडक्ट उसकी वैल्यू कितनी है, उसको किस तरह से वैल्यू कर रखा है, और कंसिस्टेंसी इन द वैल्यूएशन, उसके अलावा कितनी क्वांटिटी का, कितना बैलेंस का, कितना रिसिप्ट हुआ है बाई प्रोडक्ट, ये सब भी देखना है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट में आप ये सब चेक करोगे, क्रेडिटर अगर किसी ने क्रेडिटर वगैरह ने लिया है तो। अच्छा, जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है CRA 4 फॉर्म के अंदर आपको देनी पड़ेगी रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। और CRA 3 के अंदर ऑडिटर है जो कॉस्ट रिकॉर्ड को सबमिट करेगा, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अलोंग विद द रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन इन फॉर्म CRA 3, एंड कंपनी जो है वो देगी CRA फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब जो ऑडिटर है वो तो देगा CRA 3 फॉर्म, और कंपनी जो है वो देगी CRA 4 फॉर्म, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। बाकी तो अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं पढ़ने जैसा। सर्टिफिकेशन टू बी ऑब्टेन द कॉस्ट ऑडिटर, सर्टिफिकेशन अगर चाहिए तो अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 में बोल रखा है कि इंडिविजुअल जो है या फिर फर्म जो है वो एलिजिबल होंगे अगर कोई वो डिस्क्वालीफाई नहीं है तो, ठीक है। और 141 जो है अपना कंपनी सेक्ट का, उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी अगर आपने कंप्लाई कर रखी है तो ही आप कॉस्ट ऑडिटर बन सकते हो, ठीक है। प्रपोज्ड appointment is within the limit under the authorities, list of the proceedings against the cost, list of the proceedings against the cost auditor and audit firm, any partner firm pending, then जो प्रोफेशनल मैटर्स है कंडक्ट एज डिस्क्लोज्ड इन द सर्टिफिकेट, तो डिस सर्टिफिकेट में डिस्क्लोज करना है। तो यहाँ पे एक बार अपना कोस्ट ऑडिट भी खत्म हो जाता है। कुछ मॉड्यूल में एक दो टॉपिक्स है जिसमें बता रखा है कि फंक्शन ऑफ ए कॉस्ट ऑडिटर में इंडिविजुअली बता रखा है, इन्वेंट्री में क्या चेक करोगे, रॉ मटेरियल में, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में, WIP में, लेबर में। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है कि इन्वेंट्री है तो स्टोरेज इशू, लीड टाइम वगैरह चेक करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक वगैरह है तो ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड सही हुआ है कि नहीं, अकाउंटिंग फिगर वगैरह फिजिकल चेक भी कर सकते हैं, स्टॉक है तो, वेजेस वगैरह है तो उसकी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन लेबर को कितना दे रहे उनको कोई हाई मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर लेबर को हायर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से दे रहे बोनस वगैरह तो WIP अगर है तो फिजिकली वेरीफाई करो, स्टोर्स वगैरह भी फिजिकली वेरीफाई हो सकता है, पेल्फ्रिज वगैरह तो नहीं हुआ, ये सब देख सकते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी देख सकते हैं, ओवरहेड्स वगैरह एलोकेशन देख सकते हैं, फिक्स्ड में इसमें किस बेस पे एलोकेशन कर रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने। बाकी तो इसमें और कोई ऐसा मुझे खास क्वेश्चन लगा नहीं, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ कॉस्ट ऑडिट में अपन देख चुके, वेरिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट एरिया, इंटरनल चेक, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये सब था। अब हम आ जाते हैं हमारे एक टॉपिक पे, ये सारे अभी और सिलेबस के सारे जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा है ना वो सारे एक साथ ही डिस्कस कर रही हूँ रिवीजन में मैं, ठीक है ना, ताकि और सिलेबस का जो सारे टॉपिक्स है वो खत्म हो जाएंगे, फिर रिमेनिंग जो कॉस्टिंग के चैप्टर सॉरी ऑडिट के जो चैप्टर्स है वो भी हम बैक टू बैक डिस्कस बाद में कर लेंगे। फिर आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अभी हम पढ़ रहे हैं ऑडिट इन CIS एनवायरनमेंट, ठीक है। CIS एनवायरनमेंट में ऑडिट करनी है तो फर्स्ट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OLRT प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें वैलिडेशन चेक, ऑनलाइन एक्सेस, ट्रांजैक्शन ट्रायल और प्रोग्रामिंग एक्सेस, चार इसके पॉइंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स OLRT सिस्टम की क्या है तो वैलिडेशन चेक, अपने को करेक्ट वगैरह एबिलिटी टू करेक्ट द डेटा वो देखना है, ऑनलाइन एक्सेस मतलब डिजाइन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू द कंट्रोल एक्सेस। फिर है ट्रांजैक्शन ट्रायल, ट्रायल मतलब पूरा ट्रायल तो अपने को ऑटोमेटिक सिस्टम में मिलेगा नहीं, पर जितना भी अपने को मिलता है, ठीक है, तो कितना ट्रायल प्रोवाइड कर रहा है ऑडिट वो देखना है। प्रोग्रामर एक्सेस में कोई नया प्रोग्राम इंसर्ट हुआ है, कोई एग्जिस्टिंग में मॉडिफिकेशन किया है तो वो उसका जो इफेक्ट है वो सारा अपने को चेक करना है, या तो OLRT प्रोसेसिंग। अब मेन जो इसका क्वेश्चन है वो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। देखो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में दो तरह का सिस्टम होगा, एक तो होगा सिस्टम थ्रू विच द डेटा एक्सेस्ड इमीडिएटली, और एक आ जाता है सिस्टम विच प्रोसेस द डेटा आफ्टर वैलिडेशन। तो देखो अगर इमीडिएटली अगर प्रोसेस होता है ना डेटा तो कैसे होगा, एक इंडिविजुअल डेटा है ना वही प्रोसेस, जैसे ही एंटर किया प्रोसेस, और एक फाइल सिस्टम में यानी आफ्टर वैलिडेशन होगा तो वो ऐसे होगा फाइल सिस्टम में, मतलब सारे डेटा एक बार इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह के, उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। तो ये हो जाता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, और एक हो जाता है OLRT सिस्टम। OLRT मतलब जैसे ही डेटा इंटर और चेक, एंटर और चेक। फिर यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग में रिलेटिवली सिंपल एंड रिलायबल होता है, अवेलेबल डिस्टिंग्विश ऑडिट
यहाँ पे एक साथ सारे एक तरह के डेटास को आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। फिर आता है रीसेंट चेंजेस विद विच ऑडिटर मस्ट बी अवेयर ऑफ। मैं जो रेफर कर रही हूँ वो पीजी सर का स्कैनर है, ठीक है ना, जिससे मैं रिवीजन करवा रही हूँ अभी। तो रिसेंट चेंजेस विद विच द ऑडिटर मस्ट बी अवेयर ऑफ। तो रिसेंट चेंजेस कौन कौन से हैं? पहला तो है जो सब्स्टिट्यूट हो गया, मिनी जो है वो किससे सब्स्टिट्यूट हो गया, मेन फ्रेम से। शिफ्ट हो गया बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोर यूनिवर्सल, जैसे यूनिक्स, लिनक्स, ये सब। इंक्रीजिंग जो कंप्यूटर RDBMS से, यानी relational database management system, increasing use of this and using techniques, use of the computer aided software engineering, पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होने की वजह से पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस EDI का हम रिप्लेसमेंट कर लेते हैं हमारे दूसरे बुक्स से। डेटा एंट्रीज जो है स्कैनर, डिजिटलाइज्ड इमेजेस, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। ये सिंपल एक क्वेश्चन था। ये प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द चेंजेस फ्रॉम मैनुअल टू इलेक्ट्रॉनिक। प्राइमरी इफेक्ट क्या पड़े हैं, सिंपली बता रखा है इसमें कि जो शिफ्ट किया है अकाउंटिंग प्रोसेस को मैनुअल से किसमें, इलेक्ट्रॉनिक में, तो उससे प्रोसेस रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली सीक्वेंशियली ही क्या आएगा, ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग जो है ट्रांजेक्शन्स का, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इस प्राइम बुक्स एंड लेजर्स जो है वो स्ट्रिक्ट सीक्वेंस जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, नॉट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन सीक्वेंस फ्रॉम एज इट ऑब्जर्व इन द मैनुअल सिस्टम। फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है होल और पार्ट जो है मैकेनिकल ऑफन रिजल्ट्स इन द अबॉन्डनमेंट। ठीक है, फिर आ जाता है यूज ऑफ लूज लिफ स्टेशनरीज, वो खत्म हो गया ना। लूज लिफ स्टेशनरीज को हम अभी कहाँ यूज करते हैं, हम तो अभी कंप्यूटर में सारा डेटा लेते हैं ना। यूज ऑफ अकाउंटिंग कोड वगैरह, जो फैमिली टीम, जो पर्सन जो जानता है कोड वगैरह वही एक्सेस कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट से तो कोई भी उठा के एक्सेस करता था। एब्सेंस ऑफ द लिंक बिटवीन द ट्रांजेक्शन, यानी लॉस ऑफ सेम, ये तो है ऑडिट ट्रायल, मतलब इनपुट आपको मिलेगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग पूरी आपको पहले मिल जाती थी जब आप एंट्रीज वगैरह करते थे बुक्स में, और फिर बाद में आउटपुट क्या निकला वो पता चल जाता। अभी क्या है, इनपुट और सीधा आउटपुट, बीच की प्रोसेसिंग कंप्यूटर में अपने आप से हो रही है, वो आपसे पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो ऑडिट ट्रायल गुम हो गया। फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CIS एनवायरनमेंट, इसमें बहुत ही सिंपल है, लैक ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रायल, कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रायल, यूनिफॉर्म प्रोसेसिंग सिस्टम, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शन, मतलब पहले तो ये फंक्शन ये करा है, ये वो करा है, अभी तो एक ही कंप्यूटर में सारा काम हो रहा है। फिर जो पोटेंशियल फॉर द एरर्स एंड इरेगुलरिटीज, एरर्स कम होती है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन होता है ट्रांजेक्शन्स का। फिर जो डिपेंडेंस ऑफ द अदर कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर प्रोसेसिंग, कंप्यूटर के कंट्रोल तो लगाने हैं, साथ में इनपुट प्रोसेस आउटपुट के साथ में फिजिकल कंट्रोल की, उस कंप्यूटर रूम में कोई जाए ना, फिजिकल कंट्रोल वो भी लगाने, तो अदर कंट्रोल्स भी इस कंप्यूटर पे डिपेंड हो गए हैं। मतलब कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है उस पर तो आपको कंट्रोल लगाने, पासवर्ड वगैरह जो लगाओगे वो सारे तो कंट्रोल है, साथ में फिजिकल कंट्रोल, मतलब कंप्यूटर रूम का एक्सेस उसको दे रखा है वो सारे कंट्रोल, तो अदर कंट्रोल्स डिपेंडेंस। कहते हैं पोटेंशियल फॉर द इंक्रीजेस मैनेजमेंट सुपरविजन, मैनेजमेंट का सुपरविजन जो है उसका तरीका ही अलग हो गया। मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता होगा तो मैनेजमेंट उसको सुपरवाइज करेगा कैसे, ओवरसी करेगा कैसे। पोटेंशियल फॉर द यूज ऑफ द कैट, लार्ज क्वांटिटी एनालिसिस ऑफ द लार्ज क्वांटिटी डेटा के लिए कंप्यूटर वगैरह यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो इसमें एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर नॉलेज की, टेक्निक की, टूल की, इन सब की जरूरत पड़ी है। ठीक है, फिर द कंट्रोल ओवर द इनपुट एंड आउटपुट, एक क्वेश्चन है अपना, ऑपरेट ERP एनवायरनमेंट में क्यू लिमिटेड का जो है वो ERP एनवायरनमेंट में ऑपरेट होता है। जो ऑडिटर है रिक्वायर्स यूर असिस्टेंस इन द एस्पेक्ट दैट द नीडेड टू लुक इनटू द रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोल ओवर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले इनपुट पे कंट्रोल है, तो प्रॉपर ऑथराइज्ड पर्सन ही उसको एंटर कराए कि नहीं, फिर वेरीफाई करो कि प्रॉपर इनपुट ही इंटर हुआ है कि नहीं, फिर इसमें जो कन्वर्ट किया है मशीन रीडेबल फॉर्म में वो एक्यूरेट है कि नहीं, फिर कोई भी लॉस्ट नहीं हुआ है, कोई भी डेटा वगैरह जो है वो लॉस्ट, डुप्लीकेट, कोई भी डेटा वगैरह जो है वो लॉस्ट नहीं हुआ है, डुप्लीकेट या फिर इम्प्रॉपरली चेंज्ड नहीं हुआ है। फिर आ जाता है इसके अंदर रिजेक्टेड, करेक्टेड एंड नेसेसरी रीसबमिटेड ऑन ए टाइमली बेसिस, कोई भी अगर रिजेक्ट हो गया है या फिर रीसबमिट टाइमली बेसिस, अगर रिजेक्ट हो गया है तो करेक्ट हुआ है कि नहीं, टाइमली बेसिस वापस सबमिट हुआ है कि नहीं। फिर आउटपुट के अंदर सही आउटपुट सही पर्सन को मिला है कि नहीं। ठीक है, आउटपुट एक्सेस किसके पास में है। अब आ जाते हैं हम प्रॉब्लम्स दैट आर अराइजेस ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल एंड CIS, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। अगर देखो प्रॉब्लम्स जो कि अराइज होती है इंटरनल कंट्रोल करने में,
अगर CIS एनवायरनमेंट रखा है तो ड्यूटी सेग्रीगेटेड नहीं हो रही है ना, तो ऑब्वियसली एक ही पर्सन के पास पावर ज़्यादा आ रहा है। दूसरा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा काम दूसरों को डेलीगेट कर दिया है, ठीक है। तो और कॉम्पिटेंट ट्रस्टवर्दी पर्सनल मिलना मुश्किल, फिर सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन में मुश्किल, और इक्विट डॉक्यूमेंटेशन हो पा रहा है कि नहीं, फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड फिजिकल कंट्रोल की भी जरूरत पड़ेगी भले ही कंप्यूटर में है। एडिक्वेट मैनेजमेंट मैनेजमेंट का सुपरविजन प्रॉपर चाहिए। फिर कंपेयरिंग रिकॉर्ड्स एंड फिजिकल एसेट्स, ये सारे क्या है प्रॉब्लम्स। अब आ जाते हैं रिव्यू ऑफ द कंट्रोल ऑपरेटिंग ओवर डेटा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंट्रोल, बहुत सारे कंट्रोल है इसमें, ठीक है। इनपुट कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, रिकॉर्डिंग कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, डॉक्यूमेंट्री कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, स्टोरेज कंट्रोल। फिर है क्लोजेस ऑफ कंट्रोल बी इवेल्युएटेड। कंट्रोल और क्लोजेस ऑफ कंट्रोल में कंफ्यूज मत होना। कंट्रोल हम देख चुके हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड। फिर ऑथराइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेस और प्रोसेस, ठीक है, रिकॉर्डिंग। फिर आ जाता है क्लोजेस ऑफ कंट्रोल टू बी इवेल्युएटेड, जिसमें ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ऑडिट ट्रायल, रिडंडेंसी, ऑडिट से एसेट सेफगार्डिंग, ठीक है, ये सारा अपने को चेक करना है। फिर जाता है ऑडिट प्लान फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल, रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल के लिए प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव। फिर आ जाता है कंसिडरेशन इन इवेल्युएशन ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसमें जो भी कंसिडरेशन है क्या इवेल्युएट करने के लिए रिलायबिलिटी इन अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, तो वो है अवेलेबिलिटी ऑफ द authorized correct and complete data information, data processing, timely detection of the correction of the errors टाइम पे मिल जाए। फिर सेफ कस्टडी, बैकअप्स रखे कि नहीं, स्टोरेज सही है कि नहीं, प्रॉपर सेफ्टी है कि नहीं, सेफ्टी मेजर्स लिए कि नहीं, अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं हो रहा है, प्रोविजंस ऑफ साइड बैकअप वगैरह बनाए कि नहीं, ठीक है। लॉस ऑफ डेटा अगर है तो, इंटरप्शन अगर है तो, पावर वगैरह जो है, पावर फेलियर वगैरह उसका प्रिवेंशन के लिए मेजर्स है कि नहीं। तो ये सारा हो जाता है रिलायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कंसिडरेशन, इवैल्यूएशन करना। फिर is the factors to be considered in examination of the impact of the computerized audit approach, high speed errors low, फिर clerical errors low, फिर concentration of duties, shifting of internal control basis, disappearance of the manual, reasonableness, exception recording, impact of the poor system और main machine इंटरफेस, ये सारे फैक्टर्स जो है वो अपने को ऑडिट अप्रोच में कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। मैन मशीन इंटरफेस जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे किस तरह से ऑडिट करनी है। फिर एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग, इम्पैक्ट ऑफ द पुअर सिस्टम, डिसअपीयरेंस, मैनुअल रिस्पॉन्सिबलनेस, शिफ्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल बेस, इंटरनल कंट्रोल भी अपने को अलग तरह से चेक करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑन ड्यूटीज। फिर इसका ऑडिटेड ट्रायल, ऑडिट ट्रायल में रीजंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, क्यों नहीं एग्जिस्ट होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ। सोर्सेज जो है डॉक्यूमेंट्स का मशीन रीडेबल फॉर्म में होता है, मास्टर फाइल जो है वो रिप्लेस हो गई है लेजर समरी से, ट्रांजेक्शन जो है लिस्टिंग ऑफन नॉट प्रोवाइडेड। फिर रिकॉर्ड जो है मे बी ओनली इन एक्सेप्शन होता है तभी रिकॉर्डिंग होती है, बाकी अपने आप प्रोसेस होकर डेटा दिख जाता है अपने को आउटपुट। रेमेडीज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस में क्या हो जाता है, एक तो टेस्ट पैक, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम। जब प्रोग्राम रेडी कर रहे हो ना तभी उसको चेक कर लो कि उसको रेडी किस तरह से किया गया था, कि उससे पता चले कि आउटपुट प्रॉपर ही आने वाला है। फिर जो है ऑडिट ट्रायल में स्पेशल ऑडिट टेक्निक्स जो कंप्यूटर क्या क्या यूज कर सकते हैं। पहला तो है पैकेज प्रोग्राम बने बनाए जो मिल रहे हैं, एक होता है पर्पस रिटर्न प्रोग्राम, अपने अकॉर्डिंग अपने अपना सॉफ्टवेयर तैयार कराया ऑडिट का और फिर अपने ऑडिट किया। एक यूटिलिटी जो एक पर्टिकुलर किसी कस्टमर के हिसाब से अपन ने क्या किया, कॉमन डेटा प्रोसेसिंग यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म द कॉमन डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन, जैसे सॉर्टिंग, क्रिएटिंग वगैरह, ठीक है। पर्पस रिटर्न में स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, और पैकेज के अंदर इंक्लूड्स द जनरलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम। और टेस्ट डेटा तो ऑब्वियसली आप स्पेसिफिक कंट्रोल पे टेस्ट डेटा तो अपन कर ही सकते हैं। टेस्ट डेटा मतलब कि टेस्टिंग करना, अपन जैसे टेस्ट चेक करते हैं ना, जरा सा इनपुट करके देख लो आउटपुट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो ट्रांजेक्शन सेलेक्टेड पर्टिकुलर प्रीवियसली प्रोसेस्ड ट्रांजेक्शन, जो प्रीवियसली प्रोसेस्ड ट्रांजेक्शन है उस अकॉर्डिंग। व्हाट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड यूजिंग कैट, ऐसे कौन से ऑडिट प्रोसीजर से जो परफॉर्म करेंगे, तो पहला आ जाएगा प्रोसीजर्स क्या अलग होंगी क्या, अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो रीपरफॉर्मेंस करना, परफॉर्मेंस करना, टेस्ट चेक करना, एनालिटिकल रिव्यू करना और सैम्पलिंग करना, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल का कंप्लायंसेस वगैरह ये अलग से चेक कर लेना, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी आपको जो भी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी वो अलग होगी कंप्यूटर में, कि वही होगी, सेम वही करोगे ना आप। सैम्पलिंग प्रोग्राम, रिपरफॉर्म में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, परफॉर्म, रिपरफॉर्म, टेस्ट, सैम्पलिंग, ये सारे जो ऑडिट के काम है, अपन जो रिपरफॉर्म करते हैं, जो काम कर रखा है उसी को रिपरफॉर्म करके चेक करना, सैम्पलिंग करना, टेस्ट चेक करना, कंप्लायंसेस वगैरह देखना, ये सब तो अपने को करना ही है। फिर आ जाता है कंसिडरेशन इन द यूज़ ऑफ द कैट। आप कंसिडरेशन मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, पहले तो हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, सफिशिएंट एक्सपर्टीज होनी चाहिए किसकी, कैट की। फिर कॉम्पिटेबिलिटी बिटवीन द कैट एंड कंप्यूटर फैसिलिटीज। फिर इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, कैट एंड कंप्यूटर फैसिलिटीज का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे
जो अब हमने जो ऑडिट का प्रोग्राम, हमने जो कैट तैयार किया ऑडिट के लिए, और जो कंप्यूटर में काम हो रहा है जिस इंडस्ट्री का या जिस कंसर्न का हमको चेक करना है, तो उन दोनों में कॉम्पिटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर अच्छा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग अ डेटा, और टाइम कंस्ट्रेंट, ऑब्वियसली एज ऑडिटर आपको ध्यान तो रखना है टाइम कंस्ट्रेंट का। फिर है कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉर द ऑडिट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और कंट्रोल टेस्ट डेटा एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या अडॉप्ट करना है, अप्लाइंग कैट टेक्निक को अप्लाई करने के लिए, तो कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉर ऑडिट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और टेस्ट डेटा एप्लीकेशन दोनों के लिए अलग अलग है। सॉफ्टवेयर के लिए डिजाइन, टेस्टिंग, कोडिंग वगैरह जब हो रहा हो ना, तब जब ये कैट रेडी हो रहा हो तभी आप वहाँ पे जाके क्या ये पूरा चेक कर लो कि वो जो रन सही हो रहा है कि नहीं, एंटिटी के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग करेक्ट फाइल्स वगैरह यूज करना, सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह, और अगर टेस्ट डेटा में है तो कंपेयर करना विद द एक्चुअल डेटा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स वगैरह को टेस्ट करना। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के कैरेक्टरिस्टिक सिंपल जो अपने ऑडिट प्रोग्राम में होते हैं वैसी कैरेक्टरिस्टिक, सिंप्लिसिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, वेंडर सपोर्ट, वेंडर टेक्निकल सपोर्ट, एक्सेप्टेबिलिटी, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और रिपोर्ट राइटिंग। फिर फाइनली कलेक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट करोगे, कलेक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंस थ्रू द मैनुअल सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, सो यू प्रोटेक्ट द cryptographic control so that you protect the privacy of the data and rapid development hardware software technology का, और अगर कोई भी complex range of internal control technology है तो आपको क्या करना है, मैनुअल सिस्टम तो होगा नहीं, कंप्यूटर सिस्टम से आपको क्या करना है, ऑडिट कलेक्ट करना है और इवेल्युएशन भी करना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी वैल्यूएशन के लिए। तो आपको मल्टीपल डेटा फॉर्म वगैरह है, वेरियस यूजर्स जो है, देखो एक ही डेटा को बहुत सारे जने शेयर करे होंगे। ठीक है, तो इससे आपकी जो ऑडिट करना है आपको, तो ऑडिट के एविडेंस का जो इवैल्यूएशन है वो करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंगल इनपुट ट्रांजेक्शन्स में अपडेट मल्टीपल डेटा, एक सिंगल इनपुट से बहुत सारा डेटा एक साथ क्या हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको ऑडिट करना पड़ेगा। एक एरर्स वगैरह जो होगी उसको आपको उसके आगे तक के इम्पैक्ट, सीरियस इम्पैक्ट भी देखने पड़ेंगे, एरर्स जनरेटेड, हाई स्पीड, कोस्ट एफर्ट्स वगैरह सब देखना पड़ेगा, रीरन प्रोग्राम जो है हो सकता है ज़्यादा हो, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा एज ए कैट ऑडिटर, कंप्यूटर एडिट ऑडिट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। एक लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेती हूँ जो कि सिर्फ शायद से और सिलेबस वालों के लिए, ये सॉक्स ऑडिट। देखो सॉक्स ऑडिट कब आया था, सार्बन ऑक्सले एक्ट के लिए जो ऑडिट है ना, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द सार्बन ऑक्सले एक्ट 2002 में जो पब्लिक कंपनीज है, ठीक है, अकाउंटेंट रिफॉर्म्स या इन्वेस्टर्स जो है उनको स्कैंडल्स हो गए थे बहुत सारे, या इनरॉन, टाइको इंटरनेशनल, वर्डकॉम वगैरह, तब जरूरत पड़ी थी कि आप क्या करो, एक इस तरह का ऑडिट करवाओ। इसमें सीओ सीएफओ जो है वो सर्टिफाइड करता है क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, एनुअल रिपोर्ट्स को। ठीक है, प्रोविडेंट फंड वगैरह भी बता रखा है, कंडक्ट द कंपनीज मैनेजरियल एंड अदर ऑफिसर्स रिगार्डिंग पेंशन मैटर्स वगैरह, या फिर कंप्लाई करना होता है एसईसी रूल्स को, अटॉर्नी द रिपोर्ट्स वायोलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज टू बी कंपनी से सीईओ एंड चीफ लीगल काउंसिल एंड टू द ऑडिट कमिटी इफ नो एक्शन इज टेकन। फिर आ जाता है इसमें मेजर प्रोविजंस क्या है सार्बन ऑक्सले एक्ट के। ठीक है, तो मेजर प्रोविजंस मैंने देखो मेजर प्रोविजंस क्या है सार्बन ऑक्सले एक्ट के, इसका मैं थोड़ा सा याद करवाने के पर्पज से लिख लेती हूँ। सबसे फर्स्ट तो इसमें आ जाता है ऑपरेशनल लोन। यहाँ पे एक डायरेक्टर की बात करेंगे, शेयर होल्डर की बात करेंगे, मैनेजरियल पर्सनल्स की बात करेंगे, फिर हम स्ट्रिक्ट एक्शन और रिपोर्टिंग की बात करेंगे, पब्लिक कंपनी अकाउंट्स की बात करेंगे, आईसीएस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और ऑडिट कमेटी। देखो डायरेक्टर्स वगैरह के लिए बोला है कि अगर इनको लोन वगैरह दिया है और नॉन कंप्लायंसेस है तो वो देखना। शेयर होल्डर के लिए बोला है कितना परसेंटेज, नहीं शेयर होल्डिंग के लिए बोला ये डायरेक्टर वगैरह ने कितना परसेंट शेयर होल्डिंग कर रखा है वो भी स्ट्रिक्टली चेक करने के लिए बोला है। फिर ऑडिट कमेटी के नॉर्म्स तो हमेशा से ही स्ट्रिक्ट हो ही गए इसमें, ठीक है ना, जैसे इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, वो सब भी देखना है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रिक्टली अपने को चेक करना है। फिर आ जाता है पब्लिक कंपनी अकाउंट ओवरसीड बोर्ड। यहाँ पे ये जो इसका एक नाम है पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग जो बोर्ड है उसका भी यहाँ पे रेफरेंस है कि उसको भी चेक करना है।
इसका एक ये जो है क्रिएशन ऑफ द पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसीज बोर्ड, जिसको बोलते हैं पीसीएओबी, ठीक है। तो इस अब अपने को चेक करना है कि ये है कि नहीं अकाउंटिंग बोर्ड। फिर आ जाता है स्ट्रिक्ट एक्शन और स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग। स्ट्रिक्ट एक्शन कब, जब व्हाइट कॉलर क्राइम हो, और स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग कब, जब इनसाइडर ट्रेडिंग हो, जब इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं होती है ना वर्ल्ड कॉम में, ये सब में, तभी जाके सॉक्स ऑडिट आया था, ठीक है। तो इन सब पे तो स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग भी स्ट्रिक्ट करनी है, एक्शन भी स्ट्रिक्ट लिया जाएगा, और हायर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह अगर हो जाता है, फाइनेंशियल फ्रॉड से तो पेनल्टी वगैरह, प्रोसिक्यूशंस वगैरह वो सारे देखने। और मैनेजरल पर्सनस को अगर, स्पेशली मैनेजर पर्सनस अगर कुछ भी गलती करते हैं तो उनके ऊपर पेनाल्टी वगैरह, अगर फ्रॉड करते हैं तो उनके ऊपर हायर पेनाल्टी वगैरह लगाए कि नहीं, तो ये सब चेक करना था, ठीक है। एडिशनल डिस्क्लोजर्स के नॉर्म्स भी आ गए हैं इसमें, तो ये सारा सॉक्स ऑडिट है। अब एक की रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसीट बोर्ड, अभी जो मैंने बताया था ना कि पीसीओ अभी आ गया, तो इसके की रिक्वायरमेंट्स क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को लेके, तो डिजाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ द रेलेवेंट असर्शंस रिलेटेड टू द ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंट्स। फिर यहाँ पे दो तीन तरह के ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का फ्लो सिग्निफिकेंस देखना है। देखो ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या देखना है, ट्रांजेक्शन्स का एक तो फ्लो देखना है और दूसरा सिग्निफिकेंस देखना है, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे कंट्रोल्स, कंट्रोल्स में भी बहुत कुछ देखना है। कंट्रोल्स प्रिवेंट डिटेक्ट कर रहे कि नहीं, किसको, फ्रॉड वगैरह को। फिर कंट्रोल्स जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए अपने को ये देखना है, पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंट्रोल ओवर द पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और कंट्रोल जो है सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, वो भी देखना है, चेक करना है, ठीक है। सी एंड रिजल्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन टेस्टिंग इवैल्यूएशंस, तो ट्रांजेक्शंस का फ्लो, ट्रांजेक्शंस का जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है वो सब, डिजाइन ऑफ द कंट्रोल, कंट्रोल की डिजाइन कैसे, प्रिवेंट डिटेक्ट करे कि नहीं फ्रॉड को, ऐसे सेफ गार्डिंग, और फाइनेंशियल जो भी ईयर एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो सभी अपने को यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो सॉक्स ऑडिट के साथ में ही अपने पास जो ओल्ड सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स है ना वो सारे अभी अपने खत्म हो गए, जो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सिलेबस के लिए 4-5 टॉपिक आया था वो क्या क्या खत्म किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर कोस्ट ऑडिट, उसके बाद में हमने सीआईएस एनवायरनमेंट में ऑडिट करनी है, और फिर सॉक्स ऑडिट। ये सारे हम मैंने पीजी सर की बुक स्कैनर से ही रेफर किए हैं, तो आप चाहे तो रिवीजन के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।